दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस करा होगा तो अभी दुनिया भर में ना एक स्पेस के लिए रेस लगी हुई है अलग अलग देशों के बीच में और अब तो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी। ऐसे में अगर भारत के अंदर देखें तो इसरो हमारा सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता है जिसको लेकर हम सारे बहुत प्राउड फील करते हैं और करना भी चाहिए भाई। इसरो की कहानी इतनी ज़बरदस्त है। और दूसरा एक इंस्टीट्यूशन जो बड़ा पॉपुलर है भारत के अंदर बट वो बाहर का है, वो है हमारे इलॉन भैया का स्पेस एक्स। तो आज इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इसरो और स्पेस एक्स के बारे में और जानेंगे कि स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस स्पेस की रेस में इतना आगे क्यों दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर उसे आप वर्जिन गैलेक्टिक को देख लें, चाहे फिर आप ब्लू ओरिजिन को देख लें, अलग अलग ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेस की रेस में काफ़ी आगे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम शुरुआत से देखें तो इसरो को लेकर लोग इतना प्राउड क्यों फील करते हैं। भाई हमने मंगलयान का मिशन करा, वो ऐसे मिशन करा कि हॉलीवुड की मूवी से भी कम बजट में कर दिया। और अभी गगनयान की बात कर रहे हैं, स्पेस में हम अपने ह्यूमंस को लेकर जाने की बात कर रहे हैं और चंद्रयान मिशन तो चल ही रहा है, उसके अलग अलग वेरिएंट अलग अलग वर्जन्स निकल कर आते रहते हैं। इसके अलावा इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रशिया का सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रिकॉर्ड तोड़ा था। मगर इस रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? वो था स्पेस एक्स, यही इलॉन मस्क का वाला स्पेस एक्स जिसने एक साथ 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करे थे। अच्छा, अगर आप स्पेस एक्स की बात करें तो वो मार्स को कॉलोनाइज करने में यानी वहाँ पर ह्यूमंस को बिठाने में, या फिर नासा के एस्ट्रोनॉट्स को आसमान तक ले जाने में, या फिर स्पेस टूरिज्म कराने में और दुनिया भर में एक इंटरनेट का जाल फैलाने में थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क, इन सब कामों में स्पेस एक्स एक ऐसी अकेली संस्था है जो सबसे पायनियर, सबसे आगे मानी जा रही है इस स्पेस की रेस में। तो इसरो और स्पेस एक्स का ये जो कंपैरिजन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो जर्नी देख लेते हैं। इसरो की जर्नी इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है और वो जो रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी आप पढ़ते हैं उस मॉडल में एकदम फिट बैठती है। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा, इन दोनों ने मिलकर, ये दो की फिगर्स थे जिसने इसरो को शुरू करा। एक स्पेस कमेटी बनाई थी विक्रम साराभाई ने 1962 में और 1963 में केरला के थुम्बा से पहला रॉकेट छोड़ा गया था। ये वही जगह है जहां पर आपने वो सारी पिक्चर्स देखी होंगी कि साइकिल में रॉकेट के पार्ट जा रहे हैं, बुलक कार्ट में रॉकेट के पार्ट्स जा रहे हैं और वो रील वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना, स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड नाउ वी आर हियर। ये बिल्कुल इसरो की स्टोरी में फिट बैठता है, इसीलिए इसरो की स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल लगती है। खैर, फिर फाइनली 1969 15 अगस्त को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो फॉर्म किया गया और 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। और इसके बाद एक बहुत बड़ी जर्नी रही है जो चढ़ाव और उतराव से भरी रही। कभी सैटेलाइट बना, कभी फेल हुआ, कभी विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो शुरू करा उनकी एक सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हो गई, और कभी हमने देखा कि यहाँ पर स्पाइस भेजे जा रहे हैं दुनिया भर के द्वारा, कभी हमारे सैटेलाइट को रोकने की बातें चल रही हैं और कभी हम अपनी इंडिजिनस रॉकेट्स बना रहे हैं। और इन्हीं सबको देखते देखते आज हम इसरो को इतनी प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। वहीं दूसरी तरफ अगर स्पेस एक्स की बात करें तो वहाँ पर भी इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं है। पेपाल जैसी इंस्टीट्यूशन को छोड़ने के बाद इलॉन मस्क ने जो पैसा इकट्ठा करा वो उन्होंने एक साथ लगा दिया स्पेस एक्स में, और यहाँ पर उनके साथ लगातार फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर शुरू हुए थे। एक समय पर लगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, मगर फिर एक सक्सेस हाथ लगी, नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला और तब से लेकर अभी तक की जर्नी लगातार इंस्पिरेशन से भरी हुई है। इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट में अपना नाम ऐसा बनाया है कि इस टेक्नोलॉजी को देखकर दुनिया की आंखें फटी रह जाती हैं और पूरी दुनिया देखती है कि कैसे ये आगे जाकर इकोनॉमिकल मॉडल पर कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं और बार बार एक ही रॉकेट को यूज करके कितना ज़्यादा पैसा, इनोवेशन और सारी चीज़ें बचा सकते हैं। अगर आप इसरो और स्पेस एक्स को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजस्टिफाइड कंपैरिजन हो, क्योंकि अगर आप इसरो को देखें तो इनका जो ओवरऑल बजट है वो 2021 और 22 में 1.9 बिलियन डॉलर्स का है, और ये बजट इतना ज़्यादा तब हुआ है जब 50% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है लगभग ईयर ओवर ईयर। वहीं अगर आप स्पेस एक्स को देखें, इस कंपनी प्राइवेट कंपनीज की अगर आप वैल्यूएशन को देखें तो वो 74 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें कई बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक तरफ पब्लिक बॉडी है जिसे सरकार उतना पैसा नहीं देती, उसे फंड के लिए सरकार से मांगना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसके पीछे एक इंसान खड़ा हुआ है और उसे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काम चल रहा है। तो ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्यूड भी हो जाता है, बट ये ध्यान में रखते हुए हम अपने कंपैरिजन को आगे जरूर बढ़ाते हैं। अगर हम आगे बढ़ाने की बात करें और कैपेसिटी की बात करें दोनों इंस्टीट्यूशन में, तो इसरो के पास कैपेसिटी है कि वो 4 टन तक स्पेस में भेज सकता है। अलग अलग रॉकेट्स हैं, 4
4 टन तक की कैपेसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड भेजने की। वहीं अगर बात करें स्पेस एक्स की, तो इनके पास फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी जैसे रॉकेट्स हैं जो कि 64 टन तक के पेलोड्स को स्पेस में भेज सकते हैं। इसके अलावा जो इसरो के रॉकेट्स हैं, ये लोग काम तो कर रहे हैं रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पर बनाने के लिए, बट अभी तक उसमें वो महारत हासिल नहीं हुई है जो कि इलॉन मस्क वाले आपने वीडियो देखे होंगे कि रॉकेट ऊपर भी जाता है और फिर वापस आके अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, यानी कि रीयूजेबल रॉकेट है। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है एक पूरी की पूरी स्पेस रिसर्च की जर्नी में। इसके अलावा इसरो अभी भी ह्यूमंस को जो कैरी करने वाली बात है उसमें लगातार खोज कर रहा है, गगनयान जैसे मिशन की बात कर रहा है। वहीं स्पेस एक्स ऑलरेडी नासा के एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में पहुंचा रहा है और नासा के साथ इसके लिए काम कर रहा है। तो अगर ओवरऑल आप कंपेयर करें तो इसरो का जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मिशन को एग्जीक्यूट करने में माना जाता है। वहीं स्पेस एक्स ने भी बहुत ही छोटे से समय में रीयूजेबल रॉकेट यूज करके और एस्ट्रोनॉट को आसमान में पहुंचाकर एक नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं, जिसने एक छोटे से समय में इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया के पटल पर एक पायनियर की तरह एस्टैब्लिश कर दिया है। तो ये इसरो और स्पेस एक्स के बीच का कंपैरिजन है। आई एम श्योर आपको अभी तक इस कहानी को सुनने में बहुत मजा आ रहा होगा, मगर एक सेकंड खुद को रोक कर देखिए और ये सोचिए कि ये कौन से लोग हैं जो स्पेस एक्स और इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो आप पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले और उसमें महारत हासिल करने वाले लोगों की एक फौज है जो इस तरह की कंपनीज के पीछे खड़ी हुई है, जिसके थ्रू ह्यूमैनिटी इतने बड़े बड़े ब्रेक थ्रू कर रही है। और ये टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ स्पेस की साइंस में बल्कि अलग अलग जो कि आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे फिर वो ऑटोमेशन की इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री 4.0 हो, चाहे कनेक्टेड डिवाइसेस हो, हर एक नई टेक्नोलॉजी में इस तरह की जो महारत हासिल करने वाले लोग हैं उनके लिए भविष्य के दरवाजे खुले ही हुए हैं। तो अगर आप भी इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए एक एंथुसियास्ट हैं और आपको लगता है कि इस फील्ड में आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर अपग्रेड इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। दरअसल अपग्रेड में ना सिर्फ आपको ग्रेट कोर्सेज मिलते हैं बल्कि करियर का सपोर्ट मिलता है, लर्निंग सपोर्ट मिलता है और इंडस्ट्री की मेंटरशिप आपको मिलती है। अपग्रेड आपके लिए दुनिया भर की टॉप 1% यूनिवर्सिटीज में एंटर करने के लिए एक दरवाजा साबित हो सकता है, जहां पर 50,000 से ज्यादा एलुमनाइज का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको मिलता है। अच्छा, हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो करिकुलम है वो भी बड़े पुराने हो चुके हैं और जो टीचिंग का मेथड है वो भी बहुत पुराना है। अपग्रेड में ऐसा नहीं है, यहां पर आपको इंडस्ट्री के हिसाब से अपडेटेड सिलेबस मिलता है। और अच्छा, अपग्रेड में जो कोर्सेज हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं यूजीसी, एआईसीटी और डब्ल्यूएस जैसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और ये कोर्सेज डिलीवर करे जाते हैं एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए। अपग्रेड में एनरोल करने के बाद 80% लर्नर्स को अपने करियर आउटकम्स मिले हैं और उनकी जो एवरेज सैलरी हाइक है वो 50% तक होती है। अपग्रेड में आपको 1000 से ज्यादा ऐसे एलुमनाइज मिलेंगे जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में काम करते हों और 2 मिलियन से ज्यादा ऐसे लर्नर्स का नेटवर्क है जो कि 50 कंट्रीज में फैला हुआ है। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं? अपने करियर को डालिए टॉप गियर पे और ये नाम की डिग्री के पीछे भागने के बजाय एक काम की डिग्री लेकर आइए। डिस्क्रिप्शन में अपग्रेड का लिंक है, उन्हें चेकआउट करिए, हमारी तरफ से उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाइए। आप जब ये सब करते हैं तब तक हम लौटते हैं अपने वीडियो में वापस। अब सवाल उठता है कि स्पेस एक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस के सेक्टर में इतना बढ़िया क्यों करती हैं, इतनी सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आगे क्यों आ रहे हैं? और उसके लिए कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है जो बिजनेस कल्चर है इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कल्चर इस बात को फोकस करता है कि भाई हमें अपना प्रॉफिटेबल काम करना है, हमें मिलिट्री में कंट्रीब्यूट नहीं करना, हमें गवर्नमेंट से बंद कर नहीं रहना, हमें अपने सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में प्रॉफिटेबल होकर दिखाना है और वो सिंगल विजन के साथ काम करते हैं। दूसरी बात होती है कि इनकी जो ब्रांड अपील है वो बड़ी फ्यूचरिस्टिक है। भाई कॉलोनाइज करना है मार्स को, इस नाम को सुनते ही जो बड़े बड़े टैलेंट होते हैं, दुनिया भर के सबसे शार्पेस्ट माइंड है, वो ऑलरेडी क्यूरियस होते हैं कि हमें इन्हीं के साथ काम करना है, तो उन्हें टैलेंट अट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तीसरी बात होती है कि ज़्यादातर जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन हाउस बिल्ड होते हैं, नियर फ्लैट मैनेजमेंट होता है, कोई भी किसी को अप्रोच कर सकता है और बहुत ही सीमलेस सिस्टम इंजीनियर्स के थ्रू एक ऑटोमेटेड सिस्टम ये बना कर रखते हैं, जिसके ज़रिए ये बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपने मिशन को अचीव कर सकते हैं। चौथा और अगला पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस। जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है उन्हें प्रॉफिट से इतना मतलब नहीं होता, पता है कि गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी, मगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अपने आप को सस्टेनेबल भी रखना है, इसलिए ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी बहुत काम करते हैं और फोकस दिखाते हैं जहां पर इनका इतना प्रॉफिट बनता रहे कि इनका इंस्टीट्यूशन अगले आने वाले सालों के लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को
डेवलप कर सके। तो भारत के लिए इस सब चीज में क्या लर्निंग है, भारत क्या सीख सकता है स्पेस एक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन से? देखो, सबसे पहली चीज ये है कि ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाने पर बहुत ज्यादा फोकस है, चाहे वो स्पेस एक्स हो या वर्जिन गैलेक्टिक हो या ब्लू ओरिजिन हो, इसमें भारत को काम करना पड़ेगा। स्पेस टूरिज्म एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस में पहुंचाना एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। इन दोनों ही चीजों में भारत को फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस एक्स ने जिसमें पायनियर किया है, वो है रीयूजेबल रॉकेट्स। उसको अगर आपने रीयूजेबल करना सीख लिया, वापस आपका रॉकेट आकर खड़ा हो जाता है, तो आप इतना कॉस्ट सेव कर सकते हैं अपने कई सारे मिशन में, जो कि आपकी बाकी चीजों के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और इसमें भी भारत को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरी बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। अगर गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान के जो सक्सेसर हैं उनको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप करें तो भारत में एक वास्ट मार्केट क्रिएट हो सकती है फॉर इंडियाज हैवी लिफ्ट रॉकेट कैपेबिलिटी। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बाहर से भी देख सकते हैं कि भाई जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने में कैसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम कर सकते हैं, और इसके लिए ये आगे पायनियर कर सकते हैं ताकि इसरो जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन और दूसरी रिसर्चेस में अपने रिसोर्सेज को और ध्यान को केंद्रित कर सकें। और इसके अलावा जो इमर्जिंग स्टार्टअप कल्चर है वो भी बहुत तेजी से निकल कर आ रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। के सिवान जो कि इसरो के चीफ हैं वो कहते हैं भारत के अंदर $350 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है इस स्पेस इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स के लिए। और इसमें स्टार्टअप्स निकल कर भी आ रहे हैं। अग्निकूल कॉस्मॉस एक स्टार्टअप्स है, स्काई रूट्स एक स्टार्टअप्स है, पिक्सेल एक स्टार्टअप्स है, और ये सारे स्टार्टअप्स स्पेस की इंडस्ट्री में बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा आगे प्रमोट करने की जरूरत है सरकार की तरफ से, और ध्यान की जरूरत है, और पब्लिक की तरफ से एक सपोर्ट की जरूरत है। जितना सपोर्ट आप स्पेस एक्स जैसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को दिखाते हैं, उतना ही कूल अगर आप इन्हें समझने लगेंगे तो शायद ये भी दुनिया में उतने ही ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं और उसी तरह के कारनामे करके दिखा सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया और हमारे पॉडकास्ट और न्यूज़लेटर भी सुनना चाहते हैं तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपग्रेड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है तो उन्हें क्लिक करिए, उन्हें जाकर थोड़ा सा हमारी तरफ से प्यार दिखाइए, और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने थॉट्स बताइए और इसे शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।